हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें पहला टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि। और शिक्षण अभिरुचि में टोटल मार्क्स जो है 40 मार्क्स का पेपर आना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों पहले टॉपिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर, और इसको राधा कृष्णन आयोग में इसमें हम पहले चर्चा करेंगे, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो चला था ये 1948-49 इसकी जो है जो ईयर है वो ये है। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हम राधा कृष्णन आयोग यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से संबंधित क्वेश्चनों के लेके आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होंगे। और आपके जो एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंतर्गत, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स को एक साथ नहीं ले रहे हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम केवल राधा कृष्णन आयोग से संबंधित टॉपिक्स ले रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस लेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आपको हमारी ओर से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, कौन सा आयोग है जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है ये तो बिल्कुल गलत है, कोठारी आयोग भी गलत है, मुदालियर आयोग को माध्यमिक कहा जाता है। और साथ ही इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम दोस्तों राधा कृष्णन आयोग इसका नाम है। ठीक है, क्योंकि इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अधिक कार्य किया था। और जो है पूरी शिक्षा शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होगी विश्वविद्यालयों की, और किस प्रकार से भारत में उच्च शिक्षा होना चाहिए, उच्च शिक्षा का स्तर किस आधार पर होना चाहिए, और उच्च शिक्षा के जो है घटते जो स्थितियां थी उसको उसमें निरंतर अच्छाइयाँ लाने, उसको वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम, इस आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग भी रखा गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को सरकार ने एक प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करते हुए 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है दोस्तों, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों? ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, इनको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय ये प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अंतर्गत किस पद पर कार्यरत थे? तो दोस्तों, जो निर्मल कुमार सिद्धांत थे वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अंतर्गत किसी एक पद पर कार्यरत थे। तो वो कौन सा पद था? ऑप्शन है उप कुलपति या प्रेसिडेंट कम्युनिटी सर्विस या सचिव या प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो दोस्तों, जो निर्मल कुमार सिद्धांत थे उनको जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सचिव नियुक्त किया गया था दोस्तों। क्या नियुक्त किया गया था? इनको सचिव नियुक्त किया गया था। श्री निर्मल कुमार सिद्धांत को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अंतर्गत सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसकी नियुक्ति कब की? 4 नवंबर 1948। कब की गई थी दोस्तों? 4 नवंबर 1948। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को दोस्तों इसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उद्देश्य था? तो दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो हमारे बोर्ड बना था, इसका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो बनाया गया था दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था?
तो उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारतीय विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करना। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय की जो स्थितियां थी उसका स्टडी करना इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा प्रशासन व वित्त के बारे में सुझाव देना। तो उस समय की प्रशासन व्यवस्था जो थी और साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए वित्त के बारे में सुझाव देना इसका उद्देश्य था। उच्च शिक्षा में शिक्षा की अवधि, माध्यम की समस्या और पाठ्यक्रम पर सहमति देना। तो उच्च शिक्षा में जो शिक्षा की अवधि रहेगी, कितने साल तक उच्च शिक्षा चलेगी और कौन सा माध्यम में शिक्षा दी जाएगी, और उसके अलावा इसके लिए पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया जाएगा, तो ये भी इसमें सहमति देने का भी इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। इस आयोग के गठन करने का उद्देश्य था दोस्तों। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर रखे गए हैं दोस्तों जो आपने पहले किसी क्लास में आपने कम देखे होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रेषित किया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है जो सरकार को प्रेषित किया था दोस्तों, वो कब किया था? तो यहाँ पर विश्वविद्यालय, तो दोस्तों ये जो है 25 अगस्त 1949 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित किया था, क्योंकि आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के लिए सुझाव देना था दोस्तों। और आयोग ने इस कार्यों को 1 वर्ष से कम शिक्षा के सभी भागों का अध्ययन करने और उसमें सुधार करने के समय में ही समाप्त करके 25 अगस्त 1949 को अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित कर दिया था। तो दोस्तों सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, तो उसको जो है प्रतिवेदन यानी कि पूरी स्टडी करने के बाद यहाँ पर जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था इनके द्वारा प्रतिवेदन जो है सरकार को 25 अगस्त 1949 को प्रेषित कर दिया गया था। तो 15 अगस्त के जस्ट 10 दिन बाद दोस्तों 25 अगस्त को जो है 25 अगस्त 1949 को, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो है प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित कर दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में प्रथम खंड में कितने अध्याय थे? तो दोस्तों जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया था उसके प्रथम खंड में कितने अध्याय थे? तो दोस्तों इसी प्रकार के डीप क्वेश्चन आज के समय में प्रत्येक प्रकार के एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। तो बिना स्किप किए पूरे इसको वॉच कीजिएगा और जहाँ पर आपको आवश्यकता है वहाँ पर आप नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा दोस्तों। और जो है जहाँ पर वह है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में प्रथम खंड में कितने अध्याय थे? तो दोस्तों इसमें 16 अध्याय वाले 747 पृष्ठ, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 17 अध्याय वाले 747 पृष्ठ नहीं, 18 अध्याय थे दोस्तों और 747 पृष्ठ थे, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया था उसके प्रथम खंड में 18 अध्याय थे और 747 पृष्ठ थे, ठीक है। और द्वितीय खंड में दोस्तों 1356 पृष्ठों वाले संपूर्ण प्रतिवेदन को तैयार करके 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया था। तो दोस्तों जो इसके सेकंड जो पृष्ठ था सेकंड खंड में उसमें थे टोटल 1356 पृष्ठ, ठीक है। और प्रथम खंड में कितने अध्याय थे दोस्तों? वो थे 18 अध्याय वाले 747 पृष्ठ थे दोस्तों। कितने? 747 पृष्ठ और अध्याय कितने थे? 18। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 की संस्तुतियां एवं सुझाव में से कौन है? तो दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग की जो संस्तुतियां थी यानी कि विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा जो अपना सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें क्या क्या सुझाव दिए गए थे? तो उसमें विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे दोस्तों, एक तो ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई थी, ये बिल्कुल सही है। और विधान संगठन और नियंत्रण जो है यहाँ पर व्यवस्था करने की बात कही थी। उसके अलावा अनुशासन व्यवस्था भी रखने की बात कही गई थी। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हैं।
तो दोस्तों एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि विश्वविद्यालय आयोग अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि ग्रामीण विश्वविद्यालय, ठीक है, और विधान संगठन और नियंत्रण के पॉलिसी की बात की गई थी, और अनुशासन व्यवस्था पर ध्यान देने की बात की गई थी। तो ये सभी तथ्य इसमें सही हैं, यानी कि ये संस्तुतियाँ और सुझाव जो है आयोग के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रेषित किए गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में प्रत्येक छात्रावास में प्रत्येक खंड में कितने छात्रों को रहने का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया था उसमें छात्रावास की बात कही गई थी, और छात्रावास में रहने वाले जो प्रत्येक खंड में जो छात्र रहेंगे उनका उनके रहने के जो प्रावधान रखा गया था दोस्तों, वो रखा गया था 50। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक खंड में ये इस तरीके से, क्योंकि इसमें जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है दोस्तों उसके द्वारा ये कहा गया था कि जो आयोग की बात कही गई थी, अच्छे चरित्र और स्वीकृत छात्रवृत्तियों वाले उच्च छात्रों को छात्रावासों और भोजन कक्षों में कुल कार्य मॉनिटर के रूप में करने हेतु प्रयुक्त किए, तथा कुछ शिक्षकों को भी इन छात्रावासों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहने की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई थी, और ये छात्रावास खंडों में निर्मित होने चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी। छात्रावास जो है खंडों में निर्मित होने चाहिए, तथा 4 अथवा 5 खंडों के लिए सामान्य कक्ष, भोजन कक्ष सहित प्रति खंड में 50 छात्रों से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही थी दोस्तों। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अंतर्गत सुझाव ये रखा गया था कि प्रत्येक जो खंड होगा प्रति खंड में 50 छात्र से अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक अच्छे चरित्र निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक छात्रों को एक साथ भी नहीं रहना है। तो उनके अंतर्गत नैतिकता का विकास करना है और उनका सर्वांगीण विकास करना है, तो प्रति खंड में केवल 50 छात्रों से को रखने का ही अनुमति प्रदान करने का सुझाव रखा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के संरचनात्मक संगठन को लेकर विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा कितने स्तरों का सुझाव दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर उच्च शिक्षा के जो संरचनात्मक संगठन है उसको लेकर विश्वविद्यालय आयोग ने इसमें स्तर बनाने की बात कही गई थी कि इस तरीके से कितने स्तरों में विश्वविद्यालय जो है संरचनात्मक स्तर रहेगा, वो कितने प्रकार से रहेगा। तो इसमें टोटल 3 प्रकार से जो है यहाँ पर बात कही गई थी कि उच्च शिक्षा का संगठन दोस्तों 3 स्तरों में करने की बात कही गई थी। उच्च शिक्षा के द्वारा जो सुझाव दिया गया था उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा संरचनात्मक, जहाँ पर 3 स्तर क्या-क्या थे दोस्तों। एक तो था स्नातक स्तर, ठीक है, स्नातक स्तर की बात कही गई थी। उसके अलावा स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, और पीजी हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अनुसंधान, ठीक है, जो रिसर्च से संबंधित हैं, फेलोशिप, तो उससे संबंधित ये 3 चीज़ों को कहा गया था उच्च शिक्षा के संगठन 3 स्तरों में किया जाए। एक तो जो है ग्रेजुएशन रखा जाए, स्नातक रखा जाए, और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन रखा जाए, और तीसरा जो है रिसर्च की बात यहाँ पर कही गई थी, अनुसंधान करने की बात कही गई थी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आज के समय में दोस्तों पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। क्योंकि आप राधा कृष्णन आयोग पढ़ के गए और आपके डीप नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप एग्ज़ाम में जो है मिस कर जाएंगे, और जिससे आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, आपकी मेहनत पूरी बेकार चले जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो इन्होंने उच्च शिक्षा में 3 स्तर बनाए थे, स्नातक स्नातक पाठ्यक्रम जो है इसको 3 वर्ष का निर्धारित करने की बात कही गई थी, और जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि परास्नातक पाठ्यक्रम 2 वर्ष का, और शोध कार्य के लिए जो निम्नतम कार्यकाल है वो 2 वर्ष के होने की बात कही गई थी। तो कम से कम 2 वर्ष का शोध कार्य होना ज़रूरी है। उससे अधिक अगर छात्र अधिक समय लेता है तो उसको वहाँ समय देने की बात कही गई थी। तो न्यूनतम 2 वर्ष जो है शोध कार्य अनुसंधान हेतु देने की बात कही गई थी इसके अंतर्गत। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही हैं, इसलिए बिल्कुल आप ध्यान दें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा की संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत विश्वविद्यालय आयोग द्वारा व्यवसाय को तकनीकी शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो दोस्तों उच्च शिक्षा में संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत जो व्यावसायिक शिक्षा थी,
ठीक है। और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा गया था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 6 वर्ग, 7 वर्ग, 11 वर्ग या 15 वर्ग। तो दोस्तों जो इसको बांटा गया था, ये बांटा गया था दोस्तों 6 वर्गों में। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में बांटा गया था। अब ये 6 वर्ग क्या थे दोस्तों, जो उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत? एक तो जो है कृषि था दोस्तों। ठीक है, क्या था? कृषि। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कृषि के अलावा वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य में इसको रखा गया था। उसके अलावा इंजीनियरिंग था दोस्तों, इंजीनियरिंग, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, इसके अलावा तकनीकी। ठीक है, टेक्निकल था, तकनीकी। इसके अलावा चिकित्सा। इंजीनियरिंग और टेक्निकल दोनों एक ही जगह पे हैं, इंजीनियरिंग और तकनीकी। उसके अलावा चिकित्सा की शिक्षा देने की बात कही गई थी, कानून की शिक्षा देने की बात कही गई थी, और साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण। तो दोस्तों इस प्रकार से व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को टोटल 6 भागों में बांटा गया था। एक बार फिर से आप नोट कर लें दोस्तों। पहला तो दिया था कृषि। ठीक है, नंबर 1 दिया था कृषि, आप नोट कर लीजिएगा। कृषि के अलावा वाणिज्य, वाणिज्य हो गया। और उसके अलावा इंजीनियरिंग हो गया दोस्तों। उसके अलावा इंजीनियरिंग के साथ ही तकनीकी की बात भी कही गई थी। उसके अलावा चौथा है चिकित्सा। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित जो है शिक्षा। और उसके अलावा कानून की शिक्षा। और साथ ही दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए। तो इस तरीके से टोटल 6 प्रकार की व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को 6 वर्गों में इस प्रकार से बांटा गया था। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं कर पाए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके 2-3 बार सुन के आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों, उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा सभी संघीय भाषाओं को किस लिपि में लिखने की संस्तुति दी गई थी? तो दोस्तों जो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा जो सभी संघीय भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं भारत के अंतर्गत, जितने भी संघ की भाषाएं हैं, उनको किस लिपि में लिखने की संस्तुति दी गई थी? तो राधा कृष्णन आयोग ने कहा था कि इस भाषा को, जो कि दोस्तों उस समय राधा कृष्णन आयोग के अंतर्गत जो भी लोग थे, उन्होंने जो है वो उन्होंने जब इसका आयोग ने शिक्षा के माध्यम पर जब गहन अध्ययन किया, तो चूंकि ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद भी जो मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति अंग्रेजी संस्कृति व अंग्रेजी भाषा के प्रशंसक रहे थे। ठीक है, तो इसलिए जो है अतः उच्च शिक्षा में राष्ट्रभाषा हिंदी को माध्यम बनाने की मांग इन अंग्रेज परस्त लोगों के दबाव में दब गई। तो उस समय जो स्थितियां थी दोस्तों, चूंकि अंग्रेजों से उसी समय भारत आज़ाद हुआ था, तो कहीं न कहीं कुछ अंग्रेजी शासक भी जो थे, जिनका थोड़ा बहुत दबदबा था, तो उस हिसाब से जो है उनके अंग्रेजी की का दबाव भारत के अंतर्गत बना हुआ था। इसलिए जो शिक्षा का माध्यम था उसको सीधे हिंदी नहीं किया जा सका। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी तो यहाँ पर नहीं किया जा सका दोस्तों। और उसके अलावा इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य, आयोग के सचिव पद पर अंग्रेजी के प्रोफेसर का होना। ठीक है, जो सचिव के पद पर थे वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और अन्य सदस्यों में से कम 3 अंग्रेज व्यक्तियों का होना भी मुख्य कारण था। क्योंकि उस समय जब उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ था कि एक तो जो सचिव थे वो कौन थे, हमने इस पर चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो वो प्रोफेसर, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और दूसरा जो है उस समय 3 अंग्रेज व्यक्ति भी जो है उस समय उसके सदस्य थे। ठीक है, तो इस दबाव के अंतर्गत अन्य सदस्य जो राष्ट्रीय भावनाओं के वशीभूत कर होकर भी राष्ट्रभाषा की वकालत न कर सके। ठीक है दोस्तों, चूंकि दोस्तों उस समय जो इसके अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लेकिन जो सचिव के पद पे थे वो श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या थे दोस्तों? ये प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थे एंड होम एंड डोन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित थे। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश के जो है प्रोफेसर थे। साथ ही जो आयोग के अन्य सदस्य थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर ऑर्थर मॉर्गन, ये प्रेसिडेंट कम्युनिटी सर्विस के थे। ठीक है, उससे संबंधित थे ऑर्थर मॉर्गन। ठीक है, और उसके अलावा डॉक्टर जेम्स एम डफ। ठीक है, तो ये जो है डरहम विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। इसके अलावा डॉक्टर मेघनाथ साहा जो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, डॉन फैकल्टी ऑफ साइंस, कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे। तो दोस्तों ये जो है इस प्रकार से इनमें जो है
ज़्यादा इंग्लिश का बोलबाला था, तो इसलिए उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा संघीय भाषाओं को हिंदी इसमें महत्व नहीं दिया गया। संस्कृत भी इसमें रॉन्ग है दोस्तों, संस्कृत को भी महत्व नहीं दिया गया था। देवनागरी लिपि में इसको बदलने की बात कही गई थी। तो देवनागरी लिपि में जो है संघीय भाषाओं को बदलने की बात कही गई थी। इसके अलावा खरोष्टी भाषा भी, इसमें खरोष्टी लिपि का भी नहीं था रोल। तो कुल मिला के उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा सभी संघीय भाषाओं को किस लिपि में लिखने की संस्तुति दी गई थी दोस्तों, वो लिखी दी गई थी देवनागरी लिपि में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार पीएचडी की उपाधि के लिए कम से कम कितने वर्ष का अनुसंधान करना आवश्यक है। तो दोस्तों अभी हमने इस पर चर्चा की थी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार जो है कम से कम, अगर कोई अभ्यर्थी पीएचडी की डिग्री उपाधि लेना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 2 वर्ष का अनुसंधान करना अनिवार्य है। और अधिकतम समय जो है इसमें 5 या 4 वर्ष का निर्धारित किया गया था, 4 से 5 वर्ष। लेकिन जो इसकी उपाधि के लिए न्यूनतम समय जो है 2 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया था पीएचडी के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई थी। तो दोस्तों जो राधा कृष्णन आयोग यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा महाविद्यालय में जो प्रवेश की न्यूनतम एज कितनी रखी गई थी, तो ऑप्शन है 16 वर्ष गलत है, 17 वर्ष भी गलत है दोस्तों, 18 वर्ष बिल्कुल सही है। 18 वर्ष ही यहाँ पर दोस्तों जो राधा कृष्ण आयोग के द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की सबसे न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य था। ठीक है दोस्तों, तो इससे कम वर्ष आयु के बच्चे को जो है विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राधा कृष्ण आयोग के अनुसार शिक्षण विश्वविद्यालय में शिक्षण सत्र परीक्षा दिवस को छोड़कर कम से कम कितने कार्य दिवसों का होना प्रस्ताव रखा गया था। तो दोस्तों राधा कृष्णन आयोग के अंतर्गत जो शिक्षण व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो है जो परीक्षा दिवसों को छोड़कर जो बात कही गई थी कि कितने समय तक यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था कितने कार्य दिवस होना चाहिए, तो ये जो है कम से कम 180 दिन की बात कही गई थी दोस्तों। तो 150 दिन भी गलत है, 220 भी गलत है, 365 दिन भी गलत है। तो 180 दिन कम से कम न्यूनतम यहाँ पर जो है कार्य दिवस होने जरूरी थे। शिक्षण विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों का शिक्षण सत्र परीक्षा दिवसों को छोड़कर कम से कम जो है 180 कार्य दिवसों का होना अनिवार्य रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग के अनुसार शिक्षक की पदोन्नति का आधार क्या माना गया है। तो राधा कृष्णन आयोग के अनुसार जो शिक्षक का पदोन्नति का आधार किसको माना गया है। ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षक की डिग्री, शिक्षक का शिक्षण अनुभव, उसके अलावा शिक्षक की योग्यता या शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए बच्चों की संख्या। तो दोस्तों अगर हम बात करें राधा कृष्णन आयोग की, तो यहाँ पर राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षक की जो पदोन्नति का आधार माना है वो माना है शिक्षक की योग्यता को, ना ही शिक्षक का अनुभव को माना है, ना ही उसकी डिग्री को माना है, ना ही उसके द्वारा पढ़ाए गए शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए बच्चों की संख्या को भी आधार न मानते हुए शिक्षक की योग्यता यानी कि जो शिक्षक योग्य हों और अच्छा वर्क कर रहे हों उनको जो है उन शिक्षकों को पदोन्नति देने की बात कही गई थी। तो उनके जो है वार्षिक वर्क रिकॉर्ड को जो है अध्यापकों को उचित सुविधाएं और उसी आधार पर उनका प्रोविडेंट फंड बढ़ाने की बात कही गई थी और उनके वर्क कार्यकाल को बढ़ाना और अवकाश की सीमा को स्पष्ट रूप करने का यहाँ पर जो है बात राधाकृष्णन आयोग में कही गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार शिक्षकों को अध्ययन हेतु अपने पूर्ण सेवा अवधि में कितने वर्ष का अवकाश आधे वेतन पर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों राधाकृष्णन आयोग ने या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा शिक्षकों के अध्ययन हेतु अपने पूर्ण सेवा अवधि में कितने वर्ष का अवकाश देने की बात कही गई थी। तो ये पूर्ण सेवा काल में टोटल 3 वर्ष का, ठीक है, और 3 वर्ष का जो अवकाश देने की बात कही गई थी दोस्तों वो देनी थी आधे वेतन पर। ठीक है, और उसके अलावा अगर एक बार में कहें तो केवल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष, ऐसा नहीं कि 3 वर्ष पूरे लगातार मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो 1 ईयर का एक बार में पूरा अगर चाहिए तो 1 वर्ष लगातार दिया जा सकता है। उसके अलावा टोटल कार्य पूरे पूरे सेवा काल में इनकी रिटायरमेंट होने तक टोटल 3 वर्ष तक जो है आधे वेतन पर अवकाश
अध्ययन हेतु, अपनी स्टडी हेतु देने की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राधाकृष्णन आयोग के आधार पर शिक्षकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे का शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए? तो राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे का शिक्षण देने की बात कही गई थी? तो यहाँ पर जो बात कही गई थी दोस्तों, 18 घंटे की बात कही गई थी। यानी कि एक हफ्ते में कम से कम सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे के शिक्षण कार्य देने की बात कही गई थी? वो कही गई थी 18 घंटे की। ठीक है, तो शिक्षकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे का शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए। इसमें ट्यूटोरियल कार्य के घंटे भी सम्मिलित हों, ठीक है, और उसके अलावा मास्टर डिग्री कक्षाओं और शोध छात्रों के निर्देशन के लिए 12 से 15 घंटे का समय इसमें दिया जाने की बात कही गई थी सप्ताह में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, देखिए। व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष परिश्रम पूर्ण एवं उत्तरदायी कार्यों के लिए तैयार होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित किया जा सकता है जिनके लिए पर्याप्त सूचना प्राप्ति और अनुशासित अंतर्दृष्टि तथा उच्च कोटि की दक्षता की जरूरत है। यह कथन किस आयोग का है? तो दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा प्रक्रिया और उसके द्वारा स्त्री पुरुष परिश्रम पूर्ण उत्तरदायी कार्यों के लिए तैयार हों, व्यावसायिक शिक्षा की जो अनुशंसा की गई है दोस्तों, वो किस आयोग के द्वारा कही गई है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या राधा कृष्णन आयोग। तो दोस्तों, इसको तो आप पढ़ के समझ गए होंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राधा कृष्णन आयोग। ठीक है दोस्तों, तो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा ये बात कही गई थी कि व्यावसायिक शिक्षा की यहाँ पर अनुशंसा की गई थी और व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को जो है उत्तरदायी कार्यों के लिए परिश्रम पूर्ण और उत्तरदायी रूप में व्यावसायिक शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए तैयार करने की बात कही गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राधा कृष्ण आयोग के अनुसार परीक्षा मूल्यांकन के लिए शिक्षकों का न्यूनतम अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर राधा कृष्णन आयोग ने कहा था कि जो परीक्षा में मूल्यांकन कार्य हो रहा है, उस मूल्यांकन कार्य के लिए, ठीक है, मूल्यांकन कार्य करने के लिए शिक्षक को न्यूनतम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिससे वो मूल्यांकन कर सके? तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है दोस्तों, ये 15 वर्ष होगा। ठीक है, ये 15 वर्ष है, बट इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष की बात कही गई है कि एक शिक्षक तभी मूल्यांकन कर सकता है जब शिक्षक के पास कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव रहा हो। तो ये यहाँ पर अनुशंसा की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय के विधान संगठन और नियंत्रण के लिए शिक्षा को किस सूची में रखा है? तो दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो शिक्षा के विधान संगठन और नियंत्रण के लिए शिक्षा को किस सूची में रखा है? ऑप्शन है राज्य सूची में, केंद्र सूची में या समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बात करें तो यहाँ पर इसको जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की अनुशंसा की गई थी और शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार समस्त विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में, यानी कि जो पूरे विश्वविद्यालय हैं उनके सर्वोच्च अधिकारी के रूप में अभ्यागत यानी कि विजिटर के रूप में किसकी नियुक्ति की जानी चाहिए? तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, इसके द्वारा सर्वोच्च अधिकारी के रूप में जो सारे यूनिवर्सिटी का जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, उसको किसको विजिटर के रूप में नियुक्त करने की बात कही गई थी? ऑप्शन है कुलपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को दोस्तों यहाँ पर कहा गया था कि सभी यूनिवर्सिटी का जो है सर्वोच्च विजिटर यानी कि अभ्यागत के रूप में नियुक्त करने की बात कही गई थी और राष्ट्रपति को उसका संयुक्त अभ्यागत बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार किस राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, जो राधाकृष्णन आयोग के अनुसार किसे राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सर्वोच्च शिक्षक शिक्षण अनुभव प्राप्त प्रोफेसर। तो दोस्तों,
राधाकृष्णन आयोग के अनुसार किसे राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने की बात अनुशंसा की गई थी राधाकृष्णन आयोग के अनुसार? तो वो की गई थी राज्य के राज्यपाल को। ठीक है। और पूरे यूनिवर्सिटीज़ का अगर बात करें, पूरे देश के अंतर्गत जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनके जो कुलपति हैं ना, उनके जो हेड हैं और उसके जो अभ्यागत कहा गया था विजिटर, उसको राष्ट्रपति महोदय को बनाने की बात कही गई थी। और साथ ही जो राज्य के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय होंगे उनके कुलपति के रूप में किसे नियुक्त करने की बात की गई थी? वो की गई थी राज्यपाल को। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने हेतु शैक्षिक परिषद का गठन करते वक्त कितने सदस्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों जो विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के लिए जो निर्णय लेने की बात है कि क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जो शैक्षिक परिषद का गठन किया गया था, ठीक है, एकेडमिक काउंसिल इसको बोलेंगे शैक्षिक परिषद को। एकेडमिक काउंसिल का जो गठन किया गया था उसमें कितने सदस्य रखने की बात कही गई थी? तो वो हैं दोस्तों 40 से 45 सदस्य। कितने सदस्य? 40 से 45 सदस्य रखने की बात यहाँ पर कही गई थी दोस्तों। ठीक है। लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन राधाकृष्णन आयोग से संबंधित। किस वर्ष सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में बदल दिया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि इसका क्या आंसर सही होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्योंकि फिर यूजीसी बनाया गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया था। उससे पहले इस आयोग का नाम विश्वविद्यालय अनुदान समिति था। तो दोस्तों किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में बदल दिया गया था? इसका सही ऑप्शन आपने बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1950, 1951, 1952, 1953। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। ठीक है। उम्मीद है आपने पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और जो चीज़ क्रिटिकल है उनको आपने नोट जरूर किए होंगे, कठिन क्वेश्चंस को आपने नोट कर लिया होगा। आप अच्छी तैयारी के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों लगातार इसी प्रकार के क्लासेस के लिए हमारे चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे माध्यम से देखने को मिलेंगी। और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।